बेरोजगारी की जो स्थिति है, महंगाई है, उनके पास असल मुद्दों में कहने के लिए कुछ नहीं है। बार बार परीक्षा होता है, पेपर लीक होता है। 12,000 रुपए में कोई शौचालय बन सकता है क्या? लोकसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस वक्त मैं हूं अम्बेडकर नगर लोकसभा में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी हैं। लालजी वर्मा जी, कितना टफ होता जा रहा है? आपको लग रहा है 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, अब चुनाव के मुद्दे वही हैं कि कुछ फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, कई नए मुद्दे जुड़ जा रहे हैं, कुछ और चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जा रहा है? चुनाव जो है, आज मेरा ये मानना है कि जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए जनता एकजुट होती जा रही है। और साथ ही साथ बेरोजगारी की जो स्थिति है, महंगाई है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी को तकलीफ़ हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसके कारण जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा को हराने के लिए आम जनता एकजुट होकर एक नया बदलाव लाने का काम करेगी। लाल जी, आप कह रहे हैं कि वर्मा साहब, आप कह रहे हैं कि वो संविधान बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान में कोई फेरबदल नहीं होगा, आरक्षण में कोई तब्दीली नहीं होगी। देखिए, आज वो कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और हमें आप वोट करिए विकसित भारत बनाने के लिए। उनके ही जो आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उन्होंने कहा कि अगर विकसित भारत 2047 तक बनाना है तो संविधान को परिवर्तित करना पड़ेगा। और बाद में ही उनके ही तमाम सांसदों द्वारा, चाहे वो अनंत हेगड़े हों जो मंत्री कैबिनेट रहे हैं, उनके सांसद जो राजस्थान से चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा हों, बगल में अपने लल्लू सिंह हों, इसके अलावा अरुण गोविल हों, ये सारे लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे हम संविधान को बदल सकें। तो ये इस बात का संकेत है। अगर यही लोग कह रहे होते तब भी हम मानते कि शायद उसमें कहीं से वो वास्तविकता नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने लेख लिखा कि हमें अगर विकसित भारत बनाना है 2047 तक तो संविधान में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जो इस बात के बगैर वो नहीं बोल सकते थे या लेख नहीं लिख सकते थे जब तक कि प्रधानमंत्री की चाहत नहीं होती। तो इसलिए उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का आज ये कहना कि हम नहीं बदलेंगे, ये केवल चुनाव के हार के डर से बोलना शुरू कर दिए। वर्मा साहब, आपको लगता है कि चुनाव असली मुद्दों पर हो रहा है? आप कहते हैं बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों की आय पे, इस पे चुनाव हो रहा है, कि या भारतीय जनता पार्टी इसको डिरेल करना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी पहले राउंड के चुनाव के बाद ही मुद्दों से अलग हटकर बात करने लगी। जहां वो अपने विकास की बात का उनका था कि हमने बड़ा विकास किया, लेकिन पहले राउंड के चुनाव के बाद ही उनको विकास की बात करना छोड़कर केवल विपक्ष की बुराई करना और इस बात को कहना कि अगर विपक्ष जीत जाएगा तो सारी संपत्तियां मुसलमानों को दे दी जाएगी। ये इस बात का संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की या कानून व्यवस्था की, लोकतंत्र के पालन करने का, उन मुद्दों से हटने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जब मंगलसूत्र का जिक्र होता है और कहा जाता है कि ज़्यादा बच्चे वाले को आपको संपत्ति दे दी जाएगी, तो ये उसी का इंडिकेशन है कि असल मुद्दों से बीजेपी हटाना चाहती है? बिल्कुल असल मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए एक असल मुद्दे में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन 10 सालों में
कोई भी एक विकास का काम ऐसा नहीं हुआ है जिसको वो बता सकें कि हमने ये काम किया है। विशेषकर हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में 7 साल से प्रदेश की भी सरकार है, एक भी ईंटा कहीं नहीं रखा गया जिसको कह सकें कि हमने ये बिल्डिंग बनाया है इस ज़िले के विकास के लिए। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आज 7 साल में एमएस और एमडी के क्लासेज नहीं शुरू कर पाए, जबकि वहाँ सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी, लेकिन उससे उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, किसान को आमदनी दूनी करने की बात की थी, आमदनी दूनी नहीं हुई, लागत मूल्य बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया कि आज डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, कीटनाशक दवाएं महंगी हो गई, जिसके कारण जो है उसकी आय न महंगी हो, आय दूना ना होकर लागत मूल्य 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गया। इसी तरह से बेरोजगारी दूर करने के लिए बार बार ये कहते हैं कि हमने नौकरी देना हम कर रहे हैं, इतनी भर्ती हो रही है, बार बार परीक्षा होता है, पेपर लीक होता है, और ये जानबूझकर नहीं लीक कराते हैं कि जिससे हमें नौकरी ना देनी पड़े। इस बात के लिए ये ऐसा प्रयास करते हैं। सर, आपको लगता है कि जब वो तो कह रहे हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दी, हर घर को शौचालय दिया, लोगों को रोजगार दिया, हर क्षेत्र में काम किया, लोगों को आवास दिया, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, और इसीलिए वो कहते हैं कि असल मुद्दों से बीजेपी के विपक्ष के पास है नहीं, और उनका गठबंधन भी इधर उधर की बातें करता है। देखिए, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जहाँ तक आप शौचालय की बात कर रहे हैं, जो शौचालय बने हैं, एक भी शौचालय में वो बैठ कोई शौच करके दिखा दे। भाई 1200 कितना है, 12,000, मुझे लगता है शायद 12,000 का है। 12,000 रुपये में कोई शौचालय बन सकता है क्या? इसके साथ साथ आज की महंगाई में तो इस तरह से उन्होंने शौचालय का तो केवल नाम किया है, उसमें कंडा फंडा यही रखा जा रहा है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि सम्मान निधि का 500 रुपये प्रति महीने की बात आ रही है, सम्मान निधि की 500 रुपये से खाद के दाम में वृद्धि, कीटनाशक के दवाओं में वृद्धि, डीजल के दाम में वृद्धि, श्रम में वृद्धि, तो जब सारी चीज़ें का दाम बढ़ गया है तो 6,000 रुपया किसी किसान के लिए कोई माने नहीं है। महंगाई के मार के आगे 6,000 कोई मतलब नहीं रखता साल भर में, इसलिए वो कोई बड़ा काम नहीं है। दूसरा, उसके बदले बिजली का दर बढ़ गया, घरेलू बिजली का दर भी बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, इसलिए वो कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। दूसरी बात, जो वो राशन की बात करते हैं, आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि राशन मनमोहन सिंह की सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया, उसके बाद से पात्र गृहस्थी का कार्ड बना, लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ। ये बात अलग है कि 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ, यानी 5 किलो जब राशन मिलता था तो 12 रुपया उसको देना पड़ता था। मोदी जी 14 में आए और 20 तक 12 रुपया देना पड़ता था। 20 में कोरोना की मार के बाद 12 रुपया माफ हुआ, केवल 12 रुपया ख़त्म हुआ, यानी उन्होंने राशन नहीं दिया, केवल 12 रुपया ख़त्म किया। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम में करीब करीब 600 से ज़्यादा रुपया बढ़ गया। दूसरा, जहाँ तक उन्होंने रोजगार की बात की है, तो हर बार पेपर लीक हो रहा है, तो नौकरी कहाँ से हुई? एक और क्या कहा था आपने? वो किसान सम्मान निधि की बात हमने बता दिया। एक अच्छा लाली साहब, आपसे आपके क्षेत्र की बात करना तो बेमानी है। आप
प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, छात्र से राजनीति करते रहे, तमाम राजनीतिक उथल पुथल का दौर देखा है। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव पहले के चुनाव से किस तरह अलग है? अगर आप कहेंगे, आपने कई चुनाव देखे, मैंने कहा, तो ये चुनाव में आप क्या सबसे बड़ा अंतर क्या देखते हैं? अन्य चुनावों से कैसे अलग है? देखिए, हमने जो महसूस किया कि बिना संविधान बदले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान को एक तरह से शिथिल कर दिया। आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो चुनाव कराने वाली संस्थाएं हैं, जो कार्यपालिका है, जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में चुनाव की देखभाल करता है, जिस तरह से आज वो पक्षपातपूर्ण कार्य करते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। आज इसी अंबेडकर नगर में दो दृष्टांत हमें याद है। एक गुड़वाना पार्टी के लोग नामांकन कराना जाना चाहते थे, उनका नामांकन नहीं होने दिया प्रशासन ने। एक निषाद समाज का व्यक्ति है जो अपना पर्चा खरीदकर निर्दल चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको अधिकारियों ने पर्चा तक नहीं खरीदने दिया। ये ही इस बात का संकेत है कि आज लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त की कगार पर है और अधिकारियों के द्वारा भी पक्षपात कार्य किए जा रहे हैं। मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, वो हमारी आचार संहिता के विपरीत है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी चुनाव आयोग उनको नोटिस नहीं दिया। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और जिस तरह से पैसे की बंटवारा किया जा रहा है, खुलेआम लोगों को लालच दिया जा रहा है और प्रशासन बिल्कुल मौन सा दिखाई पड़ रहा है, ये भी इस बात का संकेत है कि पहले और आज की तुलना में ज़बरदस्त अंतर है। पहले बिना पैसे वाले भी चुनाव लड़ने की हिम्मत करते थे, आज बिना पैसे वालों की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इसलिए किस तरह से शिथिल हो गया है चुनाव आयोग कि पूरी तरह से लोकतंत्र ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, तो 3-4 चरणों के चुनाव हो गए हैं लालजी वर्मा साहब, आपको क्या लगता है कि ये वोट का परसेंटेज जो चुनाव में कम आ रहा है, क्या वजह है कि वोटर्स निकल नहीं रहा है, उदासीन है, या कुछ और कारण आप देखते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भाजपा से लोग पूरी तरह नाराज हैं और इसलिए जो भाजपा को वोट भी करना चाहते थे वो भी आज निकल नहीं रहे। और ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने वाली है। अच्छा, जो पीडीए का संकल्प लेके आप चल रहे हैं, पीडीए के न्याय की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि इतने वर्षों ये थे, क्यों नहीं चाहती जनगणना करा लिए, क्यों नहीं उनको हक दे दिए, क्यों नहीं प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर दिए, तो न उसको ख़त्म करने वाले लोग हैं। देखिए, हर चीज़ की समय समय पर मांग बढ़ती है। पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी और जब जागरूक समाज नहीं हुआ था, जो पीडीए समाज है वो जागरूक नहीं था, तो वो सारी चीज़ों को वहन करता था और वो उसके लिए अपनी मांग नहीं करता था। आज वो महसूस कर रहा है कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी वाइस चांसलर नहीं है। इसी तरह से 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में ओबीसी और एससी मिलाकर अधिकतम 12 और 13 डीएम हैं, बाकी नहीं है। आज हमारा जो ज़िला अम्बेडकर नगर, इस अम्बेडकर नगर ज़िले में 18 थाने हैं। ओबीसी का एक भी थाना अध्यक्ष नहीं है, अल्पसंख्यक समाज का एक भी थाना अध्यक्ष नहीं है। पहले ये समाज न तो जागरूक था न तैयार था। जब तैयार नहीं था और जागरूक नहीं था तो ये मांग नहीं उठती थी कि हमें भी हिस्सा मिले। आज वो जागरूक हो रहा है और देख रहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया,
जिसको स्वयं सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसने भी माना कि 6,800 की संख्या ओबीसी और एससी की कम भरी गई। तो उससे जो समाज जागरूक है, अब आप जी मांग कर रहा है, इसलिए आज हमारी भी मांग है। जब उसकी मांग नहीं थी, वो जागरूक नहीं था, तो चलता रहा। लेकिन आज जैसे ये नहीं देख रहा है कि प्रधानमंत्री क्या जो मंत्रिमंडल है उसमें ओबीसी का एक मंत्री है 28 में, जो मंत्रिपरिषद कहलाता है। आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो कैबिनेट के मंत्री 28 हैं, उसमें ओबीसी का एक मंत्री है। तो वो महसूस कर रहा है कि हमारी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री ही ओबीसी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री अगर ओबीसी होते तो ओबीसी समाज की इस तरह से उसके साथ जाति थोड़ा होती कि 28 में से 34 विश्वविद्यालय में से वाइस चांसलर एक भी ना हो, 75 जिलों में से 60% आबादी वालों का हिस्सा नगण्य हो। इसके साथ साथ जो बीजेपी ने टिकट का बंटवारा किया वो तो उनका निजी है। हमने 402 की एक लिस्ट देखी थी, उस 402 में ओबीसी का केवल 90 टिकट था और जो ओबीसी सामान्य कैटेगरी कहलाती है उसके 238 थे। अगर 60% आबादी को आप 20% हिस्सा दे रहे हो और कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है राजीव बर्मा साहब। बीजेपी कहती है इंडिया गठबंधन के पास आखिर चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अगर आप जीत भी जाते हैं तो कौन होगा आपका चेहरा? देखिए, जो हमारा संविधान है वो इस बात को कहता है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव होगा और बहुमत दल के नेता जो सांसद चुने जाएंगे वो अपने नेता का चुनाव करेंगे और जो नेता चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री होगा। ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय लोकतंत्र में अगर पहले से चेहरा निर्धारित है तो इसका मतलब संसदीय परंपराओं की आप अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ पहले से चेहरा होना ही नहीं चाहिए। आप पार्टी के विचार के आधार पर चुनाव करिए और जब पार्टी के एमपी चुने जाएंगे वो अपना नेता चुनेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना व्यस्ततम समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्होंने कई चुनाव देखे, कई इन्होंने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपात कर रहा है ऐसा पहली बार हो रहा है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।